चलो आ जाओ सबसे पहले। फटाफट सब लोग करना, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, पहला, छठा, दूसरा भी करना है और ये भी है। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, क्या बताऊँ। चलो करो फटाफट करो, 1 से लेकर 8 तक करो। सब लोग करो फटाफट क्वेश्चन। देखता हूँ किसके 8 में से 8 सही होते हैं। अब ये देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये लक्ष्मीकांत पढ़ो तभी सही कर पाओगे ना, ऐसे नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं होगा। जो मैंने चैप्टर लगवाए हैं वहीं से हैं सारे क्वेश्चन, कल अपन किए हैं ये सारी चीज़ें, और बहुत ईजी है। सर ये 8th वाला 1 मिनट इंग्लिश में दिखा दोगे क्या? अरे डीपीएसपी किस में है, बस वही तो है, डीपीएसपी के बारे में पूछ रहा है। हो गए सारे। और किसका हुआ? शिवानी के हो गए। और ये होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इसमें। जो मैंने लक्ष्मीकांत में इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। देखो एक चीज़ और है, मैं इतना गारंटी साथ बता रहा हूँ कि अगर आप लोग यूनिटी आईएएस के साथ रहे तो आप बेरोज़गार तो नहीं रहोगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि जो मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में यूपीएससी पूछ रहा है या जो भी है, आप इससे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। जिस लेवल की अपन तैयारी कर रहे हैं ना, उससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखना ये पेपर आपको बहुत ईजी लगेगा भविष्य में। आप मतलब जो भी है शायद इस एग्ज़ाम भी दे सकते हो, ये वाला भी, ठीक है। इसका अलग जो पेपर लगता है वो एक अलग मामला है, परंतु ये है कि इन क्वेश्चनों पे आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। अभी देखना ये पेपर बहुत ईजी लगेगा आपको। और किसका हुआ? अरे इतने ईजी क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो। सर 4-5 का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सॉरी हाँ, नहीं अभी आप यही करो जो सामने दिख रहा है वही करो। आपको 1 2 3 6 7 8 करो अभी, आप यही करो अभी। यस सर हो गया। अनु को हो गया है। और किसका हुआ? हो गया सर। निखिल का हुआ। और इसे ये पता लग जाएगा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। और इतना मुझे बस करना है, इसे पता तो लगे तुम लोग कर क्या रहे हो। और नगीना का हो गया। और कौन क्या करे? छोटे, सना, ये कि इनका क्या हुआ? काजल है नहीं काजल। ये सारे क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं। अब समझ लो तुम लोग, ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, जैसे नहीं बन रहे मतलब बहुत चिंता का विषय है। जो मैंने कल लगवाया तो नहीं कर रहे हो। देखो इधर फटाफट, भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्यों में सरकार से संबंधित है? अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मैंने तो लगवाया भी था, वैसे याद करो मैंने लगवाया था वो एक टेबल याद आई शायद, दूसरा तीसरा चैप्टर था जिसमें सारे जो आर्टिकल है उसमें भाग दिए हुए थे। मैंने बोला था कि आपके फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स वाले चैप्टर में, तो उसमें मैंने लगवाया था इंपॉर्टेंट। अब मान को चलो कि आपको नहीं भी आ रहा तो मैंने क्या बोला था, अब देखो यहाँ से आप ट्रिक लगाना भी, ये भी चीज़ें भी सीखोगे, इसलिए रैंडम क्वेश्चन लगवाऊंगा तुम लोगों से। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, एक डिडक्शन मेथड होता है। डिडक्शन मेथड में क्या होता है कि अपने को मान लो सही आंसर नहीं पता है, अपन गलत जो अपने को जो चीज़ें पता है उसके द्वारा अपन पूछेंगे। देखो मुझे बता, भाग 4 में तो अपने को पता क्या डी है, डीपीएसपी। 5 में याद करो किसके बारे में बोला गया है, याद करो, राष्ट्रपति के बारे में, सेंटर के बारे में बोला गया है, ठीक है। सेंटर के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 52 देखोगे, केक के बारे में सब उधर ही मिलता है आपको, ठीक है। मतलब मंत्री परिषद, आर्टिकल 75 याद आया, ये सब उसी में तो है। अब 152 से लेके 123 तक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, अब ये पता होना चाहिए ना, अब कल मैंने करवाया भी था ये तो, ठीक है। अब देखो ये भी पता हो गया, ये भी नहीं है, याद करो भाग 9 किससे है, पंचायत राज। अब मुझे बताओ इसमें नहीं भी आ रहा था तब भी अपन आंसर पहुंच गए। तो सेंटर के जस्ट बाद वाला भी स्टेट वाला है, तो ऐसे भी कर सकते थे। वो लॉजिक भी है कि जस्ट जो है सेंटर के बाद में क्या आता है, स्टेट, वो भी एक तरीका है। अब देखो मुझे बताओ ये क्वेश्चन किस किस का गलत हुआ, इसका मतलब अरे बताओ ईमानदारी से, फिर मैं फिर बता रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है ना मेरा सर। अब देख लो निखिल, नहीं पढ़ रहे हो, इसका मतलब ईमानदारी से बताओ तुमने पढ़ा जो मैंने चैप्टर इंपॉर्टेंट लगवाए,
कल संडे पर किए क्या हो, निकल पढ़ाई करो, तुम लापरवाही कर रहे हो। मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सीरियस हो जाओ, तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। तुम सही स्टूडेंट हो, परंतु अभी तुम वापस से वही कर रहे हो, लापरवाही कर रहे हो तुम। अब देखो इधर छठा क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। याद करो, मैंने बोला भी था राजीव गांधी के काल में हुआ है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब देखो मैं वही डिडक्शन मेथड लगाऊंगा। 42 कब आया था, इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी 1976। 44 1978 जनता गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई की सरकार में आया था। ठीक है, अब देखो 73 किससे है, पंचायती राज से है। पंचायती राज। बस आ गया, नहीं भी पता तब भी अपन पहुंच गए। अब इससे देखो ये समझो, आप ट्रिक लगाना भी सीखो। दूसरी बात, आपका जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट होगा। ये किसका किसका गलत हुआ, अरे बताओ। ये मेरा सही है। चलो ठीक है, आगे देखो, भारत के संविधान के भाग थर्ड में, भाग थर्ड मतलब फंडामेंटल राइट में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, याद करो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था 2002। 21A। अभी देखो आर्टिकल 19 तो किसकी बात करता है, स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20A किसके बारे में है, उसमें तो जेल वेल के बारे में दिया है। आर्टिकल 21 जरूर है, आर्टिकल 21 का याद करो, इसमें जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इसके द्वारा ये जुड़ा था। ये किसका गलत हुआ है, ये भी गलत हुआ होगा। ऐसे महान महान लोग बैठे हैं, नहीं पढ़ोगे तब गलत होंगे। आगे देखो, अब ये सारे जो मैंने लगाए हैं ना, वहीं से हैं सारे क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्य प्राप्त भाषाओं की सूची, 8वीं अनुसूची, कितनी बार। पहली में तो केंद्र के बारे में बताया गया, मतलब स्टेट के बारे में, ठीक है। दूसरी अनुसूची में याद करो किसका, वेतन के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। 8वीं अनुसूची, उस तरीके से भी कर सकते हो। आगे आओ, 7वां क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित करने के लिए भारत के संविधान में किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। 360। आर्टिकल 32 तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से है, ठीक है, इस तरीके से काट सकते हो। आर्टिकल 365 के बारे में कुछ पता है, नहीं? हाँ पता है, मेरे को पता है 365 के बारे में। 365 ऐसे कहता है कि टैक्स लिवाई नहीं होना चाहिए अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना, मतलब अथॉरिटी ऑफ लॉ के अंदर ही टैक्स लिवाई होना चाहिए, कलेक्ट होना चाहिए। याद करो, ऐसा सिमिलर तो आर्टिकल 117 भी बताता है, 117, 114, वो भी यही बात बोलता है, विद विधेयक वाला। याद आया, PYQ में क्वेश्चन भी आया हुआ। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखो आर्टिकल 349 पता है, नहीं भी बताइए तो देखो, डायरेक्ट वित्तीय आपात होता तो पता होना चाहिए, छोड़ो ये तो पता होना चाहिए। आगे देखो, भारत के संविधान निम्नलिखित किस भाग में राज्य के निर्देशक तत्व है, भाई 4, खत्म बात। देखो थर्ड में फंडामेंटल राइट है, चौथे में DPSP है, सेकंड में क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप में क्या है, राज्य के बारे यूनियन एंड में, टेरिटरीज, भारत और उसके संघ राज्य। अब चलो आ जाओ, 365 ये है, क्या है बताओ। संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने में राज्य की विफलता के प्रभाव से संबंधित है। अरे हाँ हाँ, तो फिर वो हाँ, 265 होगा। अरे हाँ, ऐसे ही, रुको रुको रुको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 365। रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ इसके बारे में, तभी तो मैं सोच रहा हूँ मुझे थोड़ा आइडिया है। देखो ध्यान से, 356 के द्वारा भी क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन। अच्छा, ये डायरेक्टिव्स देता है जो सेंटर, हाँ 365 भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, याद रखना ये चीज। ये अगर वो प्रिंसिपल्स को नहीं मानेंगे सुनो तो। सुनो सुनो, 356 लगता है संवैधानिक असफलता होने पर, समझ में आया। ये लगता है कि अगर मान लो कि केंद्र सरकार उनको निर्देश दे रही है और वो उनको फॉलो करने में असमर्थ है या लागू नहीं कर पा रही है, तब लगा सकती है 365 के द्वारा। ये चीज़ याद रखना, रफ्तार के लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलो आ जाओ, आप करो, ये देखो सारे क्वेश्चन होने चाहिए, चौथा, 9वां, 5वां, 10वां, करो फटाफट। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़। अब जो पढ़ा होगा उन चैप्टरों को, वे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा इनमें से। सारे क्वेश्चन मैंने जो लगाए हैं उसी में से हैं सारे क्वेश्चन।
गए सर, सारा हो गया। हो गया सर मेरा भी। सर इसका 10 का इंग्लिश वर्जन दिखा सकते हो क्या? अरे पावर ऑफ सेपरेशन कहाँ दिया है जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में? अच्छा ठीक है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाए उनको पढ़ो जाके, नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप लोग लापरवाही कर रहे हो। हो गए सारे? अब मुझे बताओ, चलो ये पहले बताओ, ये जो 6 क्वेश्चन करवाए थे किसके 6 के 6 सही थे? ये बताओ 6 के 6 जिनके सही थे। मेरे इसके अलावा और शिवानी के अलावा? सर मेरा भी। नागिना और अनु, और इनके अलावा? मेरे 4 सही थे। मेरा 5। अच्छा चलो ठीक है, इधर आओ। अब ये देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? प्रभावित करती है मतलब इम्पैक्ट डालती है। भाई मूलाधिकारों पर इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ता? अच्छा खासा पड़ता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मुझे बताओ। नहीं पड़ेगा सर। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए वैसे तो। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे इसका रीजन बताओ। जब फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं तुम्हारे, तो डीपीएस में छीनने में कौन सी बड़ी बात है? सर तो ये तो पॉसिबल है, लागू भी तो नहीं किया जाता ना। अरे सही एनफोर्सेबल नहीं है ना। अरे बात वो नहीं बोल रहा भाई। आप राष्ट्रीय आपातकाल हो गया है, उसका प्रभाव डालने का थोड़ा सा 0.0 भी प्रभाव डाल देगा तो क्यों नहीं होगा? तो दोनों का दोनों आएगा इसका आंसर। अरे मैंने कितनी बार ये ट्रिक वाला लगाया था भाई, प्रभावित करता है तो 0.001 भी प्रभावित कर देगा तो क्यों नहीं होगा? अरे मुझे बताओ, पहली बात, राष्ट्रीय आपात जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी लग गया, तो राज्य सरकारें कुछ काम करने में असमर्थ, भाई ऐसे असमर्थ हो जाती है। अब मुझे बताओ, लोक कल्याणकारी जो चीज़ें चलती है वो चल पाएगी उस टाइम? भाई प्रभाव की बात है, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे कोई भी हो। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट यूपीएससी पूछ सकता है 2024। अभी यार अभी जस्ट रिसेंट में ये पेपर हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैंने ये तो ट्रिक भी याद करो, मैंने प्रभाव वाली बोली है। प्रभाव तो सभी पे क्यों नहीं होगा, मूलाधिकार पे डायरेक्ट पड़ता है। याद करो किस किस पे नहीं पड़ता है, 20 और 21 पे। वो पे डाउट हो रहा था, तो यूपीएससी को ले रहा था कि शायद प्रभावित ना करे, तो फिर वो ट्रिक ध्यान में है कि थोड़ा भी प्रभावित कर सकता है। हाँ तो सभी और फिर राष्ट्रीय आपातकाल है तो हाँ, नेशनल इमरजेंसी में सब कुछ चीज़ें ठप हो जाती है। ठीक है, आगे देखो। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कार्यपालिका से संबंधित है? भाग 1 नहीं होगा। देखो भाग 1 तो ऐसे भी किसके बारे में, केंद्र राज्य बारे में बोला है। भाग 2 जो है क्या क्या है उसमें, नागरिकता वागरिकता बात ले। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, तो भाग 5 ही है। और अपने आप ही ऊपर ऊपर वो जो क्वेश्चन किए थे वही तो था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो भाग 5 आएगा, याद रखना ये चीज़। आगे देखो, क्योंकि सेंटर का तो पार्टी होती है कार्यपालिका। आगे देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? कल करवाई भी था, बताओ कौन सा है? 17 राजभाषा। चलो ये बताओ, चलो ये इसका नहीं आता था। 16 किसी को पता है? 10 किससे रिलेटेड है और ये 15 किससे रिलेटेड है? बताओ फटाफट। 10 तो नहीं, वो 9 ही है। नहीं पता सर, नहीं पता। अरे अब ये कल तो करवाया लगाया हूँ, अभी याद होनी चाहिए, मैं फिर बार बता रहा हूँ। क्षेत्र से किस कौन सा भाग 10 बोल रहे हैं ना? हाँ, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। याद रखना, शेड्यूल एरिया से। ठीक है, और ये 16 किससे है और 15 किससे है? 15 तो इलेक्शन से है ना। 15 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं। अच्छा, नहीं, 15 निर्वाचन है, सॉरी, और 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। याद रखना, इसमें SC ST OBC सब आएगा। ये इलेक्शन कमीशन से है, अब ये पता होना चाहिए। कल ही तो करवाए, देखो ये याद रखो इन चीज़ों को। और ये जो मैंने लगवाया इंपॉर्टेंट, देखो ये अभी तो 10 क्वेश्चन कर लिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है उससे। आगे देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए? याद आया, आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 क्या बात करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की। और मैंने बताया भी था, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथककरण का काम। आर्टिकल 50 ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। अब ये चारों में चारों किसी के सही हुए? हाँ सर, 2 सही हुआ। चलो 2 ही सही हुए बस।
क्वेश्चन तो सही हो रहा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, देखो उसमें एक मतलब ऑप्शन नहीं है यार, बाकी क्वेश्चन का आंसर तो सही हो रहा है। तो कुछ भाई कुछ आप तो उसमें तो कुछ ट्रिक भी तो लगेगी ना, तो वही तो बात है ना। हाँ। चलो आगे बढ़ो, अब पॉलिटी क्वेश्चन करें अपन। अब देखो एक चीज़ याद रखना, देखो अपन ने जो जहाँ से किया है वहीं से सारे क्वेश्चन हैं। चलो 36 क्वेश्चन करो और 37 करो, ये है, आप अगर पढ़े होंगे तो उसी में से है ये। 36 और 37 करो। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तब भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। अब मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। आपने ट्रिक को मत भूलो, तुम लोग नॉलेज के पीछे भागोगे तो भाई नॉलेज वहीं लगाओ जहाँ आ रहा हो, नहीं आ रहा तो ट्रिक लगाओ फिर। सर एक बार इसका इंग्लिश वर्जन दिखा दो प्लीज। लो अब हिंदी कर दीजिए। ये कौन बोला? अमित? अमित है जी टेस्ट का ही नहीं लगाते हो तुम? सर मैं आज लगा कर दूंगा सर टेस्ट। आप भैया के 200 में 202 बनते हो, इसलिए बता नहीं रहे। अभी तो के पूरे नंबर बनते होंगे, इसलिए बता नहीं रहे कि नजर लग जाएगी। ताकि आप लोग डिप्रेशन में ना जाए। हाँ ये बात भी सही है। सच आपके 100% सही हुए। भाई उसने लगाया ही नहीं तो 100% कहाँ से सही होंगे? चलो करो इधर एक क्वेश्चन। सर दूसरा याद नहीं आ रहा, और इसमें बनेगा तो पहला तो बन गया 36 वाला, अनुपूरक अनुदान, अधिक अनुदान, प्रत्यानुदान। सर एक बार 37 वाले का इंग्लिश वर्जन दिखाओ तो एक बार देखूंगी। मतदान किया जाता है, टोकन ब्रांड। चलो जल्दी करो फिर, अब उसके सीसीएट के क्वेश्चन लगाते हैं अपन। हुआ? चलो फटाफट 38 और 39 में लगाओ फटाफट। ये कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी ने पूछा भी है 2019 में। संचित निधि क्या होती है? कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। इमरजेंसी फंड ना। अब देख रहे हैं इन चारों क्वेश्चनों में तुम लोगों की हालत खराब होने वाले हैं। ये बात सही है या नहीं है? हो गया सर। सर हो गया, हो गया। चलो आ जाओ देखते हैं, आ जाओ इधर। 36 का किसका क्या आंसर आ रहा है बताओ।
एक, केवल वन। ए आ रहा है। ओनली टू अभी देखो मत भिन्नता आएगी। किसी का सी भी आ रहा है? मेरा डी आ रहा था। चलो देखते हैं किसका सही निकलता है। ध्यान से समझो। पहली बात, भारत की विभिन्न निधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 266 भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है 9। ये आपकी संचित निधि से रिलेटेड है, ठीक है। पहले 267 है ना इसमें? हाँ 267 जो भी है, पर 266 उससे है, ठीक है। ये पहला गलत गया, ठीक। आगे देखो, भारत का लोक लेखा और भारत की आकस्मिकता निधि को परिचालित करने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता ही नहीं। क्या बात करो, चलो ठीक है, भारत की आकस्मिकता निधि को तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि राष्ट्रपति के अप्रूवल पे डायरेक्ट निकाला जा सकता है। पर मुझे बता, लोक लेखा क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी भाई? गलत। दोनों दोनों सही होने चाहिए। मुझे याद नहीं रहा फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में, तो मुझे लगा एक सही होगा उसमें से, दोनों के पॉसिबिलिटी रॉन्ग होने की। सर आप ऐसे कहते हो ना कि जब दो वो मिले वो हो तो एक। यहाँ पे ठीक लग गया सर आपका। अरे फैक्चुअल स्टेटमेंट भी गलत होता है। दूसरी बात ये चीज, ये तो आवश्यकता ही नहीं है तो ऐसे गलत होगा ना। अपने कितनी बार बोला नेगेटिव सेंटेंस जो बना रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन था, फिर दिमाग में ये भी था कि एक स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो दूसरे के सही होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। चलो इधर आओ, 37 बताओ, 37 किसका सही हुआ है? चलो 37 बताओ। बी। हाँ बी पर सर ए। देखो इसमें, चलो अनु का आ रहा है ए, और किसका आ रहा है? डी भी आ रहा है, बी। सी है कोई? सी वाला भी मैंने छोड़ दिया है सर। देखो अनुपूरक अनुदान में बताता हूँ। जब मान लो कि कोई योजना चल रही थी, अब मान लो कि उसमें पैसा कम पड़ गया, तो अनुपूरक अनुदान तब मांगा जाता है। विशेष प्रयोजन के लिए अनुदान किया जाता है। अधिक अनुदान एक्सेसिव ग्रांट बोलते हैं इसको। वित्तीय वर्ष के बाद लोकसभा द्वारा मतदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष के बाद प्रत्यानुदान, इसको वो बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ो, इसका इंग्लिश में होगा। वोट ऑफ क्रेडिट फंड्स कैन बी मेड अवेलेबल बाय द रीअपोरेशन। टोकन ग्रांट, ब्लैंक चेक। क्या होगा इसका आंसर? मेरे अनुसार देखो, शक्ति दिया है, ये वाला होना चाहिए। एक बार देखो ये क्या होता है। वोट ऑफ, मेरे अनुसार तो सी होना चाहिए इसका, वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट देखो सेकंड वाले में वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, ये होगा। और सप्लीमेंट्री ग्रांट का तो इसी से देखते हैं, ग्रांटेड फॉर ए स्पेशल पर्पस। इंग्लिश से सॉल्व हुआ है। आंसर क्या है इसका? मैं तो ये बोल रहा था, आंसर नहीं पता। देखिए सर इसका आंसर बी होना चाहिए। वोट ऑफ क्रेडिट तो होता है अनएक्सपेक्टेड डिमांड, तो ब्लैंक चेक तो उसे कहते हैं वोट ऑफ क्रेडिट को। तो टोकन ग्रांट और ये तो गलत हो गया ना। टोकन ग्रांट अलग होती है भाई। नहीं मतलब वोट ऑफ क्रेडिट और टोकन ग्रांट दोनों ही गलत हो गए, क्योंकि वोट ऑफ क्रेडिट होता है ब्लैंक चेक। अच्छा, सी आंसर है, ये तो दोनों गया फिर। तो सी और डी तो दोनों ही वैसे ही कट गए। और सप्लीमेंट्री ग्रांट वो होती है इनसफिशिएंट जब हो जाता है ना अपने पास फंड, जब इनसफिशिएंट किसी कोई योजना चल रही थी उसके लिए इनसफिशिएंट फंड। हाँ तो वो वैसे ही गलत हो गया। तो बी हुआ ना इसका आंसर। वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। हाँ फिर इसको पब्लिक अकाउंट्स के पास भेजा जाता है दिखाने के लिए। फिर लोकसभा इसको मतलब वो करती है, क्या बोलते हैं उसको, सिग्नेचर क्या कहते हैं, वोट देती है। रुको चेक कर लेते हैं एक बार। याद करो, पिछले एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने आपको भेजा है सर, देख लीजिए। ये पता होना चाहिए, याद करो एक बार। प्रत्यय अनुदान के बारे में यूपीएससी पूछा हुआ है, तो ये आना चाहिए। देखो सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है जब सरकार किसी विशेष उद्देश्य के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो ये अनुदान दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला अनुपूरक अनुदान को? अतिरिक्त अनुदान। सप्लीमेंट्री ग्रांट किसको बोला इसने? अच्छा पहले को, ग्रांटेड फॉर ए स्पेशल पर्पज। अतिरिक्त एक्सेस ग्रांट जब किसी वित्तीय वर्ष में सबके बजट से अधिक खर्च हो जाता है तो अनुदान लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। और सर स्पेशल पर्पस के लिए तो एडिशनल ग्रांट दी जाती है। हाँ देखो ये सही है। ये तो देखो इसका ये है, तो ये तो ऐसे गया, सी और डी गया, तो बी आंसर है इसका, ठीक है। चलो आगे। ये 38 तो सही होना चाहिए सबसे। क्या हुआ 38 किसका क्या बताओ? बी फॉर बॉल। ये याद करो, अपन कल भी गए थे। केक का वेतन दिया जाता है, याद करो। उच्चतम न्यायालय, प्रशासनिक वे, ये सब दिए जाते हैं कौंसुलर फंड ऑफ इंडिया से, याद रखना ये आएगा, ठीक है सबका।
ये वाला बताओ, ये किसका किसका सही हुआ, इसमें फंसोगे सब लोग। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, 2024 में भी आया था ये, ठीक है। बी फॉर बॉल। और इसके अलावा किसी और को सर मेरा ए है। एक कौन मेरा बोल भी रहा है भाई? सर। बजट शब्द का उल्लेख कहाँ है संविधान में? सही तो है। वही तो। सही है, सही है। अगर ये बोलता कि भाई, अरे यार शिट, मैं पढ़ने में सब मिस्टेक हो जाती है, सॉरी। अब ये ट्रिक नहीं लगा पा रहे हो आप, इसका मतलब सीधी सी बात है। मैंने क्या बोला था, ट्रिक क्या लगती है भाई? संविधान में दिया है तब गलत होता है, संविधान में नहीं दिया तो वो सही होता है। संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रयुक्त नहीं किया है, एकदम सही बात है ये। तो ये गए 2 ऑप्शन। बात ही संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। अरे नहीं, वित्तीय लेखा जोखा से संबंधित है, गलत। फिर ये तो वही बात होगी कि बजट लिखा है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना इस तरीके से। अरे ट्रिक भी तो लगाओ तुम लोग, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। ये बोला कि बजट शब्द उल्लेख नहीं है, ये बोला कि बजट दिया है। चलो अब कुछ एक 4-5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के भी लगा लो, उसका रुको। सीडीएस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, रुको। अब इस देखो, फिर बारह बता रहा हूँ, पढ़ो। वो पढ़ोगे तो आराम से कर लोगे, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से करोगे। पर इतना है कि अपन जो लगवाए ना इंपॉर्टेंट चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। चलो ये तो देखो, नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लगवाता हूँ तुम लोगों से। अभी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हार्ड पूछ लिया है। ये देखो, इसमें अंतिम 3 अंक पूछ लिया है। कुछ आइडिया लगा सकते हो अंतिम 3 अंक के बारे में? ये तो नहीं कर पाओगे, और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा अपन किए भी नहीं, छोड़ो। नंबर चाहिए कितने? तो पहले से सब तीन लास्ट के 3 अंकों को लेकर के, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना उसमें। अरे नहीं, वो 2 ऐड करके नहीं 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 नहीं, वो तरीका तो फिर अलग चला जाएगा ना मामला। इसका आंसर बी है क्या सर? अरे आंसर का मुझे नहीं पता है, अपन बात ये है ना कि अपन जो मेथड सीखे उनमें से है क्या ये? नहीं। चलो ये क्वेश्चन करो, ये तो किए हैं अपन ने। ये वाला सेकंड क्वेश्चन करो, याद करो मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। ये करो, सेकंड करो। और करो आप ये वाला, आज ही सीखे हो। दूसरा, तीसरा ये तो रहने दो, अपन जिस तरीके से किए हैं वो करो। दूसरा तीसरा करो, ये तो अपन पढ़े हैं। अरे चौथा भी करो, रुको, चौथा क्वेश्चन भी तो है। अच्छा याद करो, अब की बार भी आया था इसी टाइप का क्वेश्चन। तो दूसरा तीसरा चौथा करो, चलो तीनों क्वेश्चन करो बस, इसे पता लग जाएगा नंबर सिस्टम बन रहा नहीं बन रहा तुम लोगों से। तो कौन से ईयर का है ये? अरे ये है ना, यूपीएससी से जस्ट पहले हुआ था पेपर। देखो यूपीएससी ने इसीलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी, उसमें बस ये दोनों चीज़ें पूछ ली थी। कौन सा ईयर है? 2024 का ही है ये। सीडीएस 1 या 2? सीडीएस ये 2 होगा, 2 2। क्या? तीनों के तीनों क्वेश्चन बनने चाहिए, अपन कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू में।
सर वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। बना किसी से? सर 3 और 4 हो गए। तो क्यों नहीं हो रहा? सर अभी समझ आया है। ये क्वेश्चन तो मैं करवाया था, याद करो, यूपीएससी क्वेश्चन है ये। कितने युग में संतुष्ट करेंगे का मतलब? कितने आ रहे हैं ऐसे नंबर के आपके पास जो है, जो इसको जिसमें 72 आए उनका अंतर 72 आ रहा हो, ऐसे कितने युग्म होंगे? अरे याद करो, जो 61 था ऐसा कुछ था, 61 वाला की याद करो, जिसमें अपन निकाले थे x+y x-y, नहीं 63 वाला, हाँ 63 वाला याद आया क्वेश्चन? वही तो क्वेश्चन है ये, सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये। अब वही है 2 नंबर। तो और क्या, सेम क्वेश्चन है, सेम। शिवानी तुम्हारे इसका थर्ड वाले क्या आंसर आ रहा है? नहीं रुक जाओ 1 मिनट। सर इसमें तो ए और बी दोनों ही 4 से डिवाइड हो रहे हैं। कौन सा? थर्ड वाले में ए और बी ऑप्शन दोनों ही 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अपन ने माइनस किया तो 4 4 4 4 आ रहा है। फिर 4 को इन ऑप्शन से डिवाइड करके देखें तो देखो ए भी डिवाइड हो रहा है और 4 बी भी डिवाइड हो रहा है। आज क्या सिखाया था, तुम क्या लगा रही हो? सर सिखाया था वही थोड़ा थोड़ा याद था, वही लगाया। तो वही सिखाया था मैंने, कुछ और सिखाया था? आधा ज्ञान भी खतरनाक होता है। ये भगवान, वो एलसीएम निकालने में काम आता है। एक जो आप लगा रहे हो, रुको 1 मिनट, फिर भी वो वाला तरीका भी है। जो आप गलत जगह लगा रहे हो, गलत चीज लगा रहे हो। पर सर सबका जो वो आ रहा है ना गैप, वो 4 ही आ रहा है चारों अरे में। एलसीएम एचसीएफ निकालने में था। ठीक है, क्रमशः 2 3 4 है तो 5 से इससे बचे तो घटाना है, तो वो एलसीएम निकालने का तरीका उठा के फेंक दो। पर एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो आप। हाँ तो आप करो एक बार करके बताओ। किसी से नहीं बनाए ये, आप देख लो तुम लोग। कितने नंबर? कितना नंबर? 2 3 4, किसी से नहीं बना? 2 नंबर बने हैं। क्या आया आंसर तुम्हारा, बताओ? 4। 4 बताओ कौन सी संख्या है, गलत है तुम्हारा बताओ। फिर भी 4 कौन कौन से निकाल लिया तुमने? जैसे कि m बड़ा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि x और y अगर मैंने माना तो x को बड़ा होना चाहिए। तो 9 8 12 6 और 36 2 और 18 4, ठीक है सर। 9 8 81 और 64। 12। मुझे बताइए इनका अंतर कहाँ आ रहा है? 72 कहाँ आ रहा है? 9 3 होगा, 9 3 होगा तब 72 आएगा। और उसके अलावा और बताओ, और उठा के फेंक दूं तो ये तो वर्ग का अंतर पूछ रहा है ना। मेरे 2 तो निकले थे, मैंने कहाँ किया था। एक तो 9 का और 3 का निकला है। 9 में क्या थी, 3 दिया 9। दूसरा निकला था मेरा 100, कहाँ गया, 11 का निकला था। अरे मैं समझ, मैं उठा के फेंक दूं, तुम लोग कर क्यों रहे हो? मैंने उस दिन करवाया नहीं था 2 धनपूर्ण संख्या के वर्ग का अंतर? तो याद करो, x² - y² 72। याद आया कुछ चीज? x + y x - y। 72 को तोड़ो, कैसे कैसे तोड़ सकते हो? एक तो 72 × 1, फिर 9 8 72, 9 × 8, और किस तरीके से 72 को लिख सकते हो? अरे बोलो। 12 6 72। हाँ, और किस तरीके? और 36 × 2 और 18 × 4, 18 74। और कोई तरीका आएगा? इसका वो निकालो ना आप, ऐसे वो सॉरी गुणनखंड निकालो, वो उसी से आएगा। 72 का गुणनखंड क्या क्या होगा?
अरे 72 का देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 वाला आया, आ गया। 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 2। 3 वाला भी आएगा। 3 वाला गुणनखंड कोई लिया आपने? लिया ही नहीं। 3 वाला भी तो आएगा एक। अरे समझ में आया? 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है ये, तो 3 से भी तो आएगा। तो 3 से क्या आएगा? 3 से डिवाइड करो, 3 दूना 6, 3 से 12, 24 इंटू 3। ये कौन करेगा? और उसके अलावा सर इसमें ऐसे भी तो सोच सकते हैं, मतलब मैं तो वैसे ही बता रही हूँ कि वाइड अप्रोच ले सकते हो। अब स्क्वायर तो इन्फिनिटी तक होते नो हैं। नो 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 नो, गलत तरीका। आपको इसी तरीके से इसके जो है फैक्टर निकालोगे, ऐसे देखोगे, फिर उसमें आपको ये देखना कि x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन y आनी चाहिए, वो चेक करना पड़ेगा आपको। ओके सर। वो तब होगा। तो मैंने क्या बोला था, ये x प्लस वाई जो है आप लेना, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या लो, ठीक है, x माइनस 1, ठीक है 1। अब यहाँ पे सॉरी x माइनस वाई है ना, तो ये देखो कैंसिल आउट हुआ, 2x बराबर कितना आया? 73, ठीक है। तो x बराबर तो नहीं, तो कुछ तो गलती हुआ है, रुको। 72 इंटू 1, 72 इंटू 1, वाई माइनस वाई सॉरी 2x, तो गलती हुआ है। अरे याद करो, उस दिन भी तो अपन ऐसे किए थे, फिर ऐसे वैल्यू निकाले थे अपन। ऐसे ही निकलेगा ये क्वेश्चन, जैसे अभी आया था ना, वो कितना 981 और 3 का स्क्वायर, उससे आया था। वैसे आप देखो उसमें जो है x की वैल्यू जो है बड़ी है उससे, कुछ तो गलती कर रहे हैं अपन इसमें। इसी तरीके से करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। पर कुछ तो गलती हुई है, उस दिन तो आ रहा था ये, आज सर इसमें दोनों को माइनस करके 72 लाना है ना, तो गुणनखंड जैसे 96 और 24 को अगर माइनस करेंगे तो 72 आएगा। जैसे आप गुणनखंड कर रहे हैं उसी में लास्ट में, क्योंकि अंतर भी तो 72 लाना है ना। हाँ 72 तो लाना ही है। अरे यहाँ से वही x और y की वैल्यू निकालनी है ना, याद करो। तो फिर बस ये याद रखना कि x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन y होनी चाहिए। तो इसमें से ना कुछ कैंसिल हो जाएंगे, जब ये गुणनखंड निकालोगे ना, आप उनमें से चेक करना पड़ेगा, और उनमें से जब चेक करोगे तो उनमें से कुछ वैल्यू कैंसिल होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्योंकि उस क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं दिया था, पर इसमें ये कंडीशन दिया है। पर मेरे समझ नहीं, उस दिन तो निकल रहा था ये, अपन कुछ तो गलती किए हैं। 72, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद में 72 इंटू 1 2x, रुको, फिर x प्लस वाई, ये वाला लेते हैं एक बार, 9 और 8 वाला, ठीक है। और x माइनस वाई बराबर 8 आ रहा, तो ये 2x, ये भी 17 जा रहा है। नहीं, ये तो सब वो ऐसा हो रहा है, रुको, कुछ तो गलती हुआ है। और कोई किसी ने निकाला, ये देखो निकलेगा तो इसी तरीके से याद करो। सेम क्वेश्चन है यूपीएससी जो अपन किए थे, 63 वाला क्वेश्चन याद आया, वही क्वेश्चन है ये। चलो एक बार ये देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा किसी से हुआ, चौथा किसी से हुआ? अरे ये तो तीसरे का आपने जो बताया था मैंने वैसे किया, ये उसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। 111 को डिवाइड करो, कितना आएगा रिमाइंडर? 1 आएगा, डायरेक्ट करो। 1 आ रहा था किसी, थर्ड वाला, और किसी का कुछ और आ रहा है उसमें? 1, मेरा 1 आया। दूसरी बात एक चीज़ याद रखो, देखो सम में जब आप विषम जोड़ोगे, देखो 2 की पावर कितना भी कर लो, हमेशा सम ही आती है। ये वो वाली चीज़ भी तो लगाओ आप, पर उससे तो वो चीज़ नहीं निकलेगा यहाँ पे। और जब आप विषम की पावर कुछ भी करते हो, सम विषम की 3 पावर 1 किया तो 3 आता है, 3 की पावर 2 करते तभी नहीं, विषम ही आता है हमेशा। तो ये सम प्लस विषम करोगे आप, ठीक है, तो वह भी क्या आता है? विषम आता है। और 1 की पावर कितना भी कुछ ही कर लो, वही आता है। तो विषम में आप 1 जोड़ोगे, कोई भी विषम में जोड़ोगे तो सम बन जाता है, ठीक है। उसे तो नहीं आएगा, उसी तरीके से आएगा, याद करो। 111 थर्ड वाला कैसे करा? सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से, लास्ट वाला। ये देखो इधर, वो आपको ये क्वेश्चन किया तो था 2024 वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है ये सेम। देखो इसमें क्या करेंगे, 111 है वो कॉमन लेंगे अपन। अब यहाँ से भी 111 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा अपना, ठीक है। देखो यहाँ पे बच जाएगा 111 इंटू 2 2 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 111 को आप उस तरीके से लिखोगे तो 111 इंटू 3
3 2 बचेगा, इंटू 2 3 हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ से भी वो 111 कॉमन आ जाएगा, ये 4 4 3 बच जाएगा, इंटू 3 इंटू 4 4 4 होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इससे डिवाइड करने में पता लग जाएगा। इसको आप डिवाइड करो तो 5 का विभाजित का नियम क्या होता है, इकाई के अंक से पता लग जाता है। आप दोगे तब भी पता लग जाए, 5 दूना 10, दोगे 11, फिर 5 दूना 10, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन, वो वाला भी बनना चाहिए। फिर भी एक बार देखो इधर, पहले ये करते हैं उसके बाद देखते हैं उसको, बनना तो वो भी चाहिए। ये देखो, मान लीजिए n कई 5 अंकीय संख्या है, ठीक है। जब n को 6 12 15 14 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2 8 11 20 शेष बचता है। तो n का वृहत्तम मान क्या होगा। देखो एक तरीका तो क्या होता है, जिसमें जो है आप जो है एक एक संख्या भाग दे लो, उससे भी पता लग जाता है। अब देखो ना, एक लॉजिक लगाओ। देखो 15 से जैसे मुझे देखना है, 15 का क्या नियम होता है 5 इंटू 3 का, वो 3 से विभाजित होना चाहिए और 5 से विभाजित होना चाहिए, और इसे रिमाइंडर आ रहा है 11, ठीक है। तो सबाइश बात है, दोनों चीज़ में एक ही सेम देगा वो ना। अगर इनमें देखोगे तो ये तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 9 3 27 27 और 6 33, तो ये वाला तो चीज़ तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। 15 से डिवाइड करोगे ना, 15 का नियम लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते, बताओ मुझे। 3 और 5 वाला विभाजित वाला नियम लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। अरे कुछ बोलोगे। तो 5 का सर, 5 में तो इकाई अंक 0 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, 5 0 दे रखे हैं इसमें। ठीक है, रुको अब। सर हाँ बोलो बोलो। सर अरे मैं बता रही हूँ सर, इसका आंसर सी आ रहा है मेरा। क्या हो? सर इसको मैंने क्या किया था, मैं बता रही हूँ सर कैसे किया था, आप बताना सही किया कि गलत किया है। अरे सर 2 8 11 20 का एलसीएम लेके इनमें जो संख्या आई है उसको ऑप्शन में माइनस करके जो 6 है उससे डिवाइड कर दिया। नहीं वो छोड़ो, ये करो ना आप, इसका एलसीएम लो। 6 12 15 24। अभी आपने क्या देखा था भाई, 24 का मल्टीपल ही आएगा, डायरेक्ट उस तरीके से देख लो। 2 3 लेकिन सर शेष भी तो बचना चाहिए। रुको सुनो तो सीधी। 2 8 11 अरे 20। सुनो, ये 120 आया ना। अब आप जो है इसका जो मल्टीपल 5 संख्या निकालो। अरे 5 ऐसे नहीं किया है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है ना 6 2 8 ये 4 आ रहा है सबका, तो 120 में -4 किया है। अच्छा, उसको पहले 116 से डिवाइड किया होगा। नहीं 116 का, हाँ मल्टीपल निकालो आप, तो 16 का 116 का मल्टीपल निकालोगे तो आप 10 से गुणा करोगे, तो मतलब 5 अंकों की संख्या चाहिए ना आपको, तो 5 अंकों की संख्या चाहिए तो आप किससे गुणा करोगे। अगर मैं 100 से करता हूँ तब देखो 5 अंकों की संख्या आएगी, ठीक है। अब इससे अपने को छोटी निकालना है, इसका मतलब है 116 को आप 90 से मल्टीप्लाई करो, इससे भी आ जाएगा। 0 9 6 का 54, 5 9 1 5 14, 80 लगे 1, 9 1 9 10, यहाँ से नहीं, इससे भी छोटी है, इससे छोटी है तो किससे गुणा करोगे, 116 को आप गुणा करो 80 से करो एक बार। 0 6 8 48, 8 6 48, 4 12, 80 लगी 1, 8 और 1 9, 9,200, नहीं इससे तो बड़ी है। ऐसे नहीं किया भैया, जानते क्या किया है, 120 आया ना, तो अब क्या है 5 अंकों की संख्या लेना है, तो उनने लिया है सीधे 1 लाख, ठीक है। फिर 1 लाख को 4 प्लस करके उसको 120 से डिवाइड किया है, फिर डिवाइड करने पे 833 आया है, तो 120 को 833 से मल्टीप्लाई करके -4 करके फिर निकाला है। रुको एक मिनट। 5 अंकों की 5 अंकों की संख्या है ना, तो हम लोग 1 लाख लेंगे, उसमें 4 प्लस करेंगे, 120 से माइनस करेंगे। रुको आज जो सीखे ना वही कॉन्सेप्ट है। अगर देखो 2 घटाना पड़ेगा, 2 घटाओगे, अगर समझ नहीं आ रहा उसमें मदद से करोगे तो एलसीएम में सब में 4 का ही गैप आ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम जो आया था अपना 120 है ना, उसमें से एक 4 घटाओगे 116 आया। अब 116 की मदद से ही आपको 5 अंकों की संख्या निकालना है, समझ में आया। घटा रहा है, 5 अंकों की संख्या लेगा, संभावित निकालना है ना। हाँ वो वाला तरीका भी कर सकते हो, जैसे 116 है, ठीक है। अब एक तो तरीका है कि इसका आप मल्टीपल निकालो, उससे भी आंसर आ जाएगा। इसका सिर्फ बी आंसर आ रहा है, निकाला कैसे? आप 15 का बोल रहे थे ना, 15 को डिवाइड किया,
15 का मल्टीपल ढूंढा कि किस किस में जाएगा और उसका शेष निकाला तो 15 से हो रहा है। ये मैंने 1960 का किया, 50 का किया, दोनों का किया, तो इन दोनों से तो नहीं बन रहा क्योंकि क्या था 5 की वैधता का नियम वो अरे सुनो रुक जाओ। अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ, ध्यान से, ये उस दिन मैंने बताया भी था। देखो जब 116 आ गया, ये ऐसी संख्या है जिससे आप इन संख्या को डिवाइड करोगे, वो संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 116 से। एक तो तरीका है कि आप वो अज्यूम करके भी निकाल सकते हो। एक जो इस संख्या से डिवाइड करो, 116 से डिवाइड करो डायरेक्ट, उससे भी आप उस तरीके से भी आंसर निकाल, क्योंकि ये 116 ही जो होगी जो इनमें से होगी जो पूर्णतः विभाजित करेगी। तो आप डायरेक्ट 116 से विभाजित करोगे, उससे भी आ जाएगा। अब एक तो देख लो 116 से डिवाइड करके। आया था ना इनका 6, 12, 15, 24 का। अरे 120 आया था, 120 में से अपन 4 माइनस करेंगे क्योंकि इनका सेम डिफरेंस था। तो वो जो एलसीएम आएगा वो आएगा अपना एक्यूरेट, जो इसको पूरा डिवाइड करेगा इनमें से। समझ में आया? यही तो आज सीखे थे अपन कि जब सेम डिफरेंस रहता है तो उसमें से जो सेम डिफरेंस आया है वो 4 आया है, वो जो एलसीएम आया है उसमें से घटाओगे, वो जो है फिर इनका जो है एलसीएम होगा, तो ये 116 होगा। अब 116 से जो डिवाइड होगा वो चीज़ आप देख लो, इनमें भाग देके देख लो, 116 से आपको पता लग जाएगा। जैसे क्या बता रहे हो, इसका आंसर बी बता रहे हो ना। 116 से डिवाइड करो आप, कितनी बार? 8 बार जाएगा। 8 छिंग 48, 4, 8 12 से लगे 1, 8 1 9, 928। 928 में कितना बचा? ये 1 और ये 7, 71 बचा, 5। ठीक है, तो फिर जाएगा 6 बार, 6 बार जाएगा, 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा। 6 36, 3 6 1 3 9, 696। 696 करे तो 19 बचा। अब देखो 196 आया, रुको 196 बचेगा इसके बाद में, सॉरी 119 बचा ना, 19 बचा। तो यहाँ पे अपन ने अभी कहाँ तक लिया था? 5 लिया था ना, 5 लिया था या 6 लेंगे अपन? अरे रुको, मतलब 19 बचा, उसके बाद में अगली संख्या क्या उतारोगे आप? इधर ये दिए थे, फिर 5 उतारे थे ना अपन। रिमाइंडर 116 से तो 56 में मतलब बी वाले ऑप्शन में 80 रिमाइंडर आ रहा है। कितना आ रहा है? 80, 80। तो फिर ये आंसर कैसे होगा फिर? क्योंकि जो एलसीएम आएगा वो पूर्णतः विभाजित करेगा उसको। तो सर मैंने इसको करके देखा था, बस मैंने 24 से नहीं किया, बाकी तीनों से 6, 12, 15 तीनों से किया था तो सेम रिमाइंडर आ रहा था। 116 से विभाजित कर रहे, फिर कोई भी अच्छा, कोई विभाजित नहीं हो रहा है इसमें, सब ऑप्शन नहीं डिवाइड हो रहा है। 59 आ रहा है तो वो जितना डिफरेंस आ रहा है ना, वो कहीं ना प्लस करते बन रहा है ना माइनस करते बन रहा है। तो इस हिसाब से तो सर सही है भी आंसर। देखो आप एक बार। अरे पर बात है ना कि आज जो सीखे थे अपन वो तो लागू होना चाहिए ना, क्योंकि उस संख्या का जो एलसीएम वही आता है। रुको एक मिनट, नंबर सिस्टम में जो सीखे थे, नंबर सिस्टम में भी तो करवाए इस टाइप का क्वेश्चन। रुको एक मिनट, इस टाइप क्वेश्चन तो कर भी चुके हैं पहले भी। जो इसका 24 का भी डिवाइड करके देख लो, पर कुछ तो गलत हो रहा है अपने से। इसका भी गलत आंसर आ रहा है अपने से, हो ही नहीं रहा। इसका भी होना चाहिए। अपन याद करो 63 वाला क्वेश्चन सही किए थे। धनपूर्ण संख्या के कितने युग्म संतुष्ट करेंगे? जैसे मान लो ये बता 9 और 3 वाला है, और ऐसे और आएंगे। तो अमित का आ रहा 4, ये किसी ने निकाला था, और इसके आगे थोड़ा सा प्योर मैथ यूज होती है, ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसका पेपर। पर ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बनना ही चाहिए था। पर ये देखो, ये अब ये ये क्वेश्चन देखो आप 26, चलो छोड़ो अभी रहने दो। अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन देखोगे ना आप, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट मतलब लेंदी होते हैं। जैसे अभी देखो यही चीज़ है, अपन यूपीएससी जो पूछता है वो कहाँ तक पूछता है? इकाई अंक तक पूछता है अपने को। मोस्टली आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना, वो इकाई अंक तक ही पूछता है अपने को।
आज तक कभी नहीं पूछा उसने, 2.5 के अंक तक कभी नहीं गया, परंतु ये देखो अंतिम 3 अंकों तक पूछ रहा। तो इसका मतलब है इस पेपर का जो पर्पज ही है वो आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है। पर यूपीएससी में क्या होता है कि आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है वो। अब जैसे है ना ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना उसी तरीके से निकलेगा, 72 का आप जो है फैक्टर करो, ठीक है, उसी तरीके से निकलेगा ये। परंतु ये चीज़ याद रखना कि वो जो है लंबा पड़ेगा आपको उस तरीके से करने जाओगे तो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं। जो अपन मेथड जो है वही है, इसका भी जो देखो मेथड वही है। अपन ने जैसे आज सीखा था कि एलसीएम जो है, अरे पक्का इनका एलसीएम 120 ही आ रहा है ना, 12 10 6 120 15 8 120 24 पंजे 120, ठीक है, 120 ही आ रहा है। अब 120 आ रहा है तो भाई 4 का डिफरेंस है, ठीक है, 4 का डिफरेंस है तो 4 उसमें से माइनस करते हैं। तो ये अपन ने सीखा था भाई एलसीएम जो है 116 है। अब एक दो तरीका होता है भाई, 116 का जो है आप 5 अंकों की संख्या कब बना सकते हो, जैसे मान लो मैं 100 के गुणा किया तो ये 5 अंकों की संख्या बन गई, ठीक है, परंतु ये बड़ी है। अब ये जो, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, अब इसे मुझे छोटी बनानी है तो इससे छोटी मैं बनाने मान लो 90 में लेके गया, ठीक है, 0 9 6 54 5 9 5 14 सी लगे 1 9 1 10। अब देखो ये भी बड़ी है। अब इसको अपन 116 इंटू 80 मान लो 85 लो, शायद 85 से बनेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। रुको एक मिनट, यहाँ गुणा करो, 116 इंटू 85 से गुणा करोगे इसको, 5 6 30 3 5 1 8 5 8 6 48 4 12 80 लगे 1 9 0 8 16 1 6 2 8। ये तो 4 अंकों की संख्या बन जा रही है ना, इससे तो 5 अंकों की संख्या बनी नहीं रही। तो इसका मतलब मैंने सही निकाला था, 24 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 रिमाइंडर आ रहा है उसका, 999 56 है इसका आंसर। तो इसका आंसर वो है ना, बी वाला ऑप्शन। रुको एक मिनट, इससे भी निकालते हैं अपन। हाँ। 0 9 का सॉरी ये 0 हो गया, 9 6 का 54 5 9 5 14 80 लगी 1 9 1 9 10। ये भी बड़ी आ रही है तो जस्ट इससे कुछ छोटा होगा। 85 आ नहीं रहा है तो आप लो 88 ले लो एक बार। 8 6 48 4 8 1 4 12 80 लगी 1 8 1 8 9, ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पे आएगी। इसको ऐड करो 8 10 10 12 ऐसी लगी 1, ये भी बढ़ी जा रही है 10,208। 10,208 से यार इन्हें कुछ गलती करे रही है, 9 लाख है भाई। हाँ ये तो मैं तभी देखूँ गलत तो अपनी स्टार्टिंग से करें, ठीक है। अब देखो वो जो तरीका है कि आप जो डिवाइड करने वाला तरीका, ठीक है वो तो, पर मेरे मानना है कि इससे भी कॉन्सेप्ट से आना चाहिए ना, आज जो अपन सीखे हैं उससे। अरे रुको 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 रुको, एन का वृहत्तम मान पूछा ना, तो ये जो छोटी बता रही थी उससे देखो 6 अंकों की संख्या लो, उसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको। 3 2 5 1 6। अब इसमें से माइनस करने के लिए अपन याद करो इस टाइप की कॉन्सेप्ट सीखा है अपन ने, तो इसमें से माइनस करने के लिए अपन क्या माइनस करोगे आप? 120 माइनस करोगे? माइनस नहीं होगा, मतलब 120 इधर आएगा, 4 इसमें प्लस होगा और 120 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को 120 से डिवाइड करेंगे। ऐसे करते हैं। नहीं कुछ तो गलत। देखो ये 6 अंकों की संख्या होगी जो है ना, देखो 116, रुको एक मिनट, 116 घटाओ, ये जो घटाओगे आप देखो 4 आया, 9 में से एक 8 आया, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे 10 होगा, 10 को 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 में से एक 7 आएगा ना, 7 आएगा 8 आएगा ठीक है, 8 9, ये देखो 10 में से गया 4, यहाँ पे 10 में 9 बचेगा ना, 9 में से गया तो 8 बचा, ठीक है, 8 बचा। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास? अरे 116 घटा 8 बचेगा ना सर, 9 9 8 9 तो देखो 9 9 8 और 7 4, ठीक है, तो 116 जोड़ोगे तो आप आ जाएगा ना। अरे 8 बचेगा यहाँ पे भी, तब जाके आपका होगा ना, ठीक है। देखो अब ये आया है ना, अब ये जो चीज़ है ये भी पूर्णतः विभाजित है, नहीं कुछ तो गलती हो रही है। अरे छोड़ो, देखो इसका कुछ, देखो ये तो तरीका है कि आप जो है वो तरीका तो नहीं लग रहा है इसमें कि आप जो है कि कुछ तो और चीज़ है इसमें जो अपन मिस कर रहे हैं। अरे इस टाइप के क्वेश्चन तो किए हैं अपन,
मैक्सिमम मान निकालते हैं। और एक और कॉमन चीज देखो, 6, 12, 15, 24, 3 का मल्टीपल 2 टाइम, 3 का मल्टीपल 4 टाइम, 3 का मल्टीपल 5 टाइम, 3 का मल्टीपल 6 टाइम। अरे उसे सीक्वेंशियली लगाना। चलो ठीक है, छोड़ो अभी रहने दो। क्वेश्चन 8 तो सब 15 से मिलेगा, अगर 6 से 12 से करने जाओगे तो बहुत खोपड़ी खराब हो जाएगी। 15 से डायरेक्ट निकल रहा है क्योंकि उसमें 5 आएगा ना, 5 का नियम लगेगा। क्या हो गया सर? जो 7वां क्वेश्चन है वो सेम ही है, उस 3 और 7 भी तो शायद सेम क्वेश्चन है। मान लीजिए n 11 लघुत्तम धनात्मक गुणज है, जिसे 6, 12, 15, 88 विभाजित करने पर 600 नहीं, वो थोड़ा है अलग प्रकार का क्वेश्चन, अलग प्रकार का क्वेश्चन हो। चलो ठीक है, छोड़ो रहने दो अभी, है ना। मुझे पता है कि दृष्टि में है ना इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, एक बार देखना वहाँ पे, है ना, है एलसीएम एचसीएफ पे आज तुम करो लगाओगे ना चैप्टर, उसमें है वो क्वेश्चन, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए। चलो ठीक है, नहीं बना कोई इशू नहीं, पर मेरा मानना है कि देखो इन पेपर का, देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ओनली पीवाईक्यू है जो यूपीएससी करना। अब देखो ये क्वेश्चन तो ऐसे लग रहा है, पर तो ये डिफिकल्ट इन द सेंस लेंथी प्रोसेस है, पर यूपीएससी का देखो अभी तक जितने अपने क्वेश्चन किए हैं उनका इतना डेप्थ में नहीं गया है वो। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, इसका भी आंसर पता नहीं कुछ और ना हो अपन जो कॉन्सेप्ट सीखा उसके अनुसार तो बनी आना चाहिए, परंतु फिर भी चलो देख। एक ही आ रहा है सर इसका आंसर, एक ही आ रहा है। अरे मैंने किसी कोचिंग का आंसर ऐसा करके देखा था मैंने, करके भी देख लिया क्या? एक ही आ रहा है, ये तो सही है। ये 3rd वाला और 7th वाला, ये आपके यहाँ तो पहले भी भेजा था, ये दोनों नहीं बने थे, बने थे मतलब अब बनाए तब नहीं लगा था मेरा इतना दिमाग इसमें। चलो कोई नहीं, ठीक है छोड़ो। अभी कितना टाइम हो गया? 9:30 हो गया है, 9:50 तक मिलो तुम लोग। देखो मेरा मानना, देखो ना एक चीज़ हमेशा, इसीलिए मैं ना देखो 2 चीज़ें होती है। अब देखो डिपेंड करता है कि आप किस अप्रोच को फॉलो करते हो। देखो मेरा ही मानना है कि है ना, देखो जैसे यूपीएससी जो क्वेश्चन है ना, वहाँ तक अपने आप को सीमित रखते हो तो उससे एक पता लगता है कि भाई यूपीएससी की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ठीक है। मतलब यूपीएससी का टफ पूछेगा तो कहाँ तक पूछ सकता है, ओनली यूपीएससी पेपर से ही अपने को पता लग जाता है। अगर आप देखो अदर एग्जाम में जाओगे, जैसे सीडीएस का हो गया, एनडीए का हो गया, अब इन क्वेश्चनों का पेपर का भाई अलग स्ट्रेंथ होती है, इनकी अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग वीकनेस होती है, और वो आप कभी भी यूपीएससी के जो पेपर है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हमेशा जैसे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि नहीं भाई कुछ ज़रूरत नहीं है, ओनली यूपीएससी क्वेश्चन लगा लो, कल्याण उसी से हो जाता है। क्योंकि देखो ना, अब देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि अपन पढ़े हैं ना, परंतु जब उनको बनाने जाओगे ना इट्स सो डिफ़िकल्ट। तो मतलब मेरा कहने मतलब कि इसीलिए मैं मना भी करता हूँ कि देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन ही है, देखो अब ऐसा नहीं कि अपन ये क्वेश्चन नहीं किए हैं, परंतु मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इसका लेवल अलग है भाई। अब देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक 10 अंकीय संख्या जहाँ ए बी अंक है, यदि n को 9 से विभाजित तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब एक तो वो तरीका अपन लगाएंगे, पर मैं फिर बताऊँ, देखो अब चलो इसी क्वेश्चन को मैं एक बताता हूँ, ध्यान से समझना। जो सीखे हैं वही है, विभाजिता का नियम है। 9 का विभाजिता नियम क्या होता है? अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। जोड़ो इनको, 8 से जोड़ो डायरेक्ट, 8 × 9 करो, 2 से डिवाइड करो, 4 नाम 36, ठीक है। 36 + a + b आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि a + b 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब देखो ये 36 है, ये तो डायरेक्ट पूरा 9 में से 9 डिवाइड हो रहा है। अब ये a + b है, ये भी 9 में से 9 डिवाइड हो जाएगा। चलो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पूरी संख्या अगर डिवाइडेड है तो a + b भी जो है 9 से डिवाइडेड होगा नहीं होगा बताओ। अरे मतलब जैसे मान के चलो इनका जो योग है, जैसे 6 + 3 आ रहा होगा तो तब 9 से डिवाइड होगा ना, तो ये बात तो सही है। परंतु यदि a विषम है और b विषम है तो क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन अपने को दिया जाए तो पहली बात तो ये सोचो कि कौन कौन सा नंबर यूज हो सकता है। देखो 10 अंकीय संख्या है तो भाई 0 यूज हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। अब ये देखो कि यहाँ पे अगर विषम लेते हैं अपन, विषम कब देखो क्या क्या बनना चाहिए, क्या तो 9 बनना चाहिए, ये 18 बनना चाहिए, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। अब ये देखो अपन देखते हैं विषम जोड़ के, ये 9 कितने बना, 9 7 कितना बन रहा है, 16 बन रहा है, बिल्कुल नहीं। अब 9 और 5 करोगे 14, नहीं बन रहा, ठीक है। उसके बाद में अगर 9 3 जोड़ोगे तो 12 हो रहा है, 9 1 करोगे तो 10 हो रहा है, तो इससे तो 9 से तो नहीं बनेगा। 7 को करो, 7 और 5 कितना 12 हो रहा है, नहीं होगा। 7 और 3 करोगे 10 हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 1 8 करोगे तब भी नहीं हो रहा।
तो इसका मतलब है जब आप विषम नंबर लोगे तब नहीं होगा। देखो 5 और 3 8 करोगे, 5 1 6 करोगे, नहीं, तो ये गलत होगा, इसका आंसर बनना होगा। पर मेरे कहने मतलब है यूपीएससी इस लेवल पे अब ये क्वेश्चन के लिए आपको एक ही चीज़ रख के देखना पड़ रहा, बहुत डिफिकल्ट नंबर हो जाएगा नहीं। और यूपीएससी इस लेवल पे नहीं पूछता। देखो हर एग्जाम की अलग अलग डिमांड होती है। क्वेश्चन तो लग रहा है कि अपन जो सेम जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वही है, पर याद रखना कि नहीं, जो डेप्थ रहती है ना क्वेश्चनों की अलग रहती है, ये चीज़ समझो। देखो अब ये वाला क्वेश्चन भी अपने नहीं, ये तो चलो समकोण त्रिभुज वाला हो गया। सर 950 पे मिलना है अपन को। मतलब मेरा कहने का मतलब है, इसीलिए मैं तुम लोगों को मना करता हूँ कि ये सीडीएस एनडीए इन क्वेश्चनों में मत जाओ। हाँ यूपीएससी की जो पीवाईक्यू है वो लगाओ, बार बार 90-95 से लगाओ, उधर लगा सकते हो, पर इधर मत जाना। आपको ये सच्ची समझ में आ भी गई होगी, परंतु मुझे पता कुछ लोग लगा रहे हैं इन क्वेश्चनों को। चलो ठीक है, फिर मिलो 9:50 तक।